Hello dear student, welcome to the video lecture series of Department of Physics. I am Tiraj Sinha, guest lecturer at Government VYT PG Autonomous College Durg. Today we are discussing about the variational methods application to helium atom. इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि वेरिएशनल मेथड होता क्या है, ये किस तरह से आपको बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस दे सकता है जिसके लिए जो अनसॉल्व्ड सिस्टम थे उसको सॉल्व किया जा सके। उनमें से एक सिस्टम है आपका हीलियम एटम का। तो आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं कि हीलियम एटम के लिए हम कैसे हैमिल्टोनियन प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले स्लाइड में अर्थात मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको 4 की पॉइंट्स बताए थे। उन चारों की पॉइंट्स को अभी भी रिमेंबर रखना है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके आप वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन हम हीलियम एटम के लिए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिएगा कि ये क्या है, कोई आपका हीलियम एटम है। ठीक है, और ये हीलियम एटम में जैसे Z इक्वल टू क्या है 2 है, तो इसके पास 2 चार्जेस हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 पॉजिट्रॉन्स हैं कह सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R1 है। उसी प्रकार इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है R1 2 है। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं, हैमिल्टोनियन में क्या टर्म होते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म होता है और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से यहाँ 2 काइनेटिक एनर्जी आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यहाँ मोमेंटम के टर्म पे लिखें या एच कट के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस हीलियम एटम के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ उसको कैसे लिखा जाएगा, जेड ई का स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा, जेड ई का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का टू। आर उनकी टू उसके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। वैसे ही अगर हम देखें इनके बीच का, अगर हम क्या देखें पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो ये इनके बीच का क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे हैं, सेम चार्ज वाले हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सिव टाइप का जो पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2 से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ जेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जेड है वो किसके लिए हमने डिनोट किया है, इस हेलियम एटम के लिए यूज़ किया है। ठीक है नौ, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस इक्वेशन को ऐसे भी बदल सकते हैं और हम क्या मान लेते हैं, एच कट एम और ई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये 1 मान लेते हैं तो ये वाला इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने जितने भी कांस्टेंट टर्म थे उन सबको क्या कर दिया है, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। जो हाँ ये देखिएगा डेल ऑपरेटर में, ये डेल ऑपरेटर क्या है, अगर स्फेरिकल चाहें तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फिलहाल क्या है, R1 का क्या है, उसका पोजिशन है। ठीक है, R1 के ऊपर डिपेंडेंसी है ओके, ये हम ये समझ सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन ये और ये कुछ इस तरह से आपका बच गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको रिमेंबर रखना है नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो हमने हैमिल्टोनियन को श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी टर्म को हम क्या करते हैं, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और वैसे ही इस वाले और इस टर्म की काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये एक टर्म क्या रह जाएगा, जो है शेष रह जाएगा, इसको हम इस तरह से ही रखते हैं। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन वाला टर्म है। ठीक है, हम एच साई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई साई लिख सकते हैं, जहां हम जानते हैं कि जो साई है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस एच साई पे इसको अलग अलग वेरिएबल के लिए क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा जवाब होगा नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ अभी एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है, बचा हुआ है। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं होता तो हम इसको ईजिली वेरिएबल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है 1/RA1। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे हमको मालूम है कि अगर एक हीलियम एटम है हमारे पास, है ना, एक हीलियम एटम में कितने होते हैं, 2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, 2 है, ये हमको मालूम है। तो हम ये देखते हैं, सपोज करो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन इस लोअर स्टेट से क्या करता है, अपर स्टेट पर क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए इस ग्राउंड स्टेट से, तो हम क्या जानते हैं, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये क्या होता है, एक रिक्वायर्ड एनर्जी होता है इस ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके लिए हमको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 24.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं हमको जो एक इलेक्ट्रॉन और बच गया है, उस इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करना है, तो उसके लिए एक और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वह है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इस तरह से हमको जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, ये देख लेते हैं। तो टोटल जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 79.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जिसको हम एटॉमिक यूनिट के नाम पे लिखे या एयू के फॉर्म पे लिखे तो माइनस क्या होता है, 2.9037 के आसपास होता है। ठीक है, ये एनर्जी, तो ये इतनी एनर्जी हमको क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से प्राप्त होता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, -2.9037। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये प्रैक्टिकल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नाउ अब हमारा एक्सपेरिमेंटल तो वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि थ्योरेटिकल वैल्यू हमको कितने आसपास मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इस वाले टर्म को जैसा आप देख पा रहे हैं मैं कट कर दिया हूँ। अगर ये टर्म मैं क्या करूँ, कंसिडर ना करूँ, तो क्या होने वाला है, तो अब ये ही टर्म हमारे लिए क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि इससे हम वेरिएबल को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम इसको हम क्या करते हैं, स्किप मार देते हैं। तब हम क्या कर पाएंगे, इसको अलग अलग हैमिल्टनियन के फॉर्म में, इसको H1 और इसको क्या लिख सकते हैं हम, H2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर लिए, वेरिएबल को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। नाउ तो इस तरफ का टर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हमारा टर्म हो गया H, और एक क्या हो गया, psi1 R1 psi2 R2 बराबर क्या होता है, E psi1 R1 psi2 R2 हो जाएगा। ठीक है, हम इससे पहले नहीं लिख पा रहे थे ना ये, लेकिन अभी हम यहाँ लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला टर्म नेगलेक्ट कर दिया है। नाउ अब ये टर्म थोड़ा देखने की कोशिश करें कि अगर ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा नज़र आएगा, वैसे सेम ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इस टर्म को इस तरफ क्या कर दें, डिनोमिनेटर में क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो आपके पास क्या बचने वाला है, ये देखिए psi2 R2 क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये वाला टर्म यहाँ कुछ ऐसा बच जाएगा। और वैसे ही ये वाला टर्म में psi1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आपके पास बच जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास ई वाला टर्म बच जाएगा। ओके, नाउ आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं स्लाइड को इसलिए बहुत ही स्मूथली स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि जब हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया है तो हमारे पास हम जानते हैं कि psi1 R1 बराबर इतना होता है और इसके बराबर इतना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, H1 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर सकते हैं, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट हैमिल्टन जो आपके हीलियम एटम है उसके साथ क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, वैसे इट इज़ वैसे ये सेकंड हैमिल्टनियन है आपका। ठीक है, तो हमने अलग अलग कुछ इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ Z इक्वल टू क्या है भाई, हमारे पास मालूम है हमको Z इक्वल टू 2 है, तो दैट्स वाई यहाँ क्या है आपके पास 2 आपके पास क्या होने वाले हैं, हैमिल्टनियन बनने वाले हैं। ठीक है, अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो ये हीलियम एटम के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो कुछ इन वेरिएबल्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, RNL के ऊपर और YNL के ऊपर, जो एथोमिथल और क्या होता है, रेडियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ना अब हमको क्या मालूम है, ये हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम में को अगर आप ध्यान से देखिए तो Z बराबर क्या है, Z बराबर 2 है, अर्थात 2 हाइड्रोजन एटम भी हम मान सकते हैं।
ठीक है। तो पहला हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेव फंक्शन लिखा जाता है ग्राउंड स्टेट का कुछ इस तरह से लिखते हैं, जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1, एजोमेथल को 0 और जो हमारा मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है उसको 0 रखते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो ये क्या हो गया हमारा psi1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और ये क्या हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वेव फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं एनर्जी कैसे होने वाली है। हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन की एनर्जी कुछ इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से दोनों के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी बचेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन के साथ में तो दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता नीचे हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट पे। तो ये जो एनर्जी है आपकी, ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। n बराबर क्या होता है, 0 होता है, किसमें, हार्मोनिक ऑस्किलेटर में। लेकिन जब हम हीलियम के लिए बात करेंगे तो हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू क्या लेंगे, हम 1 लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ भी क्या ले लिए, 1। ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z बराबर क्या मिल जाएगा, -4। अब देखिएगा ये क्या एनर्जी है, E बराबर मिल रहा है -4, जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था 2 पॉइंट क्या दिखा था, 9037 AU देखा था। अब ये वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो ये वाला वैल्यू छोटा वैल्यू हुआ ना ज़्यादा इससे, तो ये क्या है 38%। 38% क्या है, लोअर देन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब हमने इसको 1/r12 को क्या कर दिया था, थ्रू आउट कर दिया था हैमिल्टोनियन से। ठीक है, अब तो ये हमारा जो एनर्जी में कमी है वो बहुत ज़्यादा कमी है। तो इतनी कमी हम तो देख नहीं सकते, क्योंकि हमको ये बहुत सारे हीलियम एटम पे अफेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायल वेव फंक्शन, अब आपको याद हो रहा होगा की पॉइंट थर्ड जो हमारा क्या था, ट्रायल फंक्शन था। ठीक है, सॉरी, तो पॉइंट नंबर ये 2 था, ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन को हम लोग हैमिल्टोनियन में पुट करते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ ट्रायल वेव फंक्शन। तो ये psi1 जो था ग्राउंड स्टेट किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरा हाइड्रोजन के लिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही के लिए हम क्या लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से वेव फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारे लिए एक ट्रायल वेव फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा टोटल जो क्या होने वाला है, वेव फंक्शन कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम यहाँ मूव करते हैं आगे। अभी थोड़ा सा मैंने कुछ कंटेंट बुक के भी ले रखे हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो अब ये क्या है होता है, देखिएगा ये पिछले स्लाइड वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस। तो ये आपके पास क्या है, दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन थे उसका वेव फंक्शन मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, जो पिछले स्लाइड में भी लिखा था, जहाँ जेड बराबर आप क्या पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ए नॉट की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू जो होती है। नौ, अब हमारा हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और प्लस हमारे पास एक और टर्म है इंटरैक्शन एनर्जी, जो ये वाला टर्म था। ठीक है, इस टर्म को हम अब इस बार नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम कंसिडर करके रखेंगे, तभी तो हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल कितना काम कर पा रहा है। अभी हमने श्रोडिंगर से देखा, ठीक है, श्रोडिंगर का सॉल्यूशन था पिछले वाला, और हमने वहाँ e⁻r1/2 वाले टर्म को क्या कर दिया था, स्केप कर दिया था। अब हम देखते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल में इस टर्म को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, नाउ अब हमको क्या मालूम है कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं उसके लिए काइनेटिक एनर्जी इतना लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1/r1 को जेड अपॉन में ए नॉट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हमको ये टर्म आप कहेंगे फिर से वापस समझाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जब ये हाइड्रोजन के लिए ऐसा लिखते थे तो हीलियम के लिए क्या है, यहाँ 2 होने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 2 से कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। नाउ अब ये वाला जो टर्म है ये तो इंटरैक्शन के लिए था, जो यहाँ हमने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल हैमिल्टोनियन कुछ आपका इस तरह से नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जो इंटरैक्शन एनर्जी है यही हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, यही वाला टर्म, बाकी तो सारे इजी है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये समझिएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन आपको लिखना आता है, इंटीग्रल साई कॉन्जुकेट
फिर जो जिसका हमको एक्सपेक्टेशन निकालना है उसको हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक है। फिर वापस क्या लिखते हैं, साई, फिर क्या लिखते हैं, डी एक्स डी टाउ, जो भी होगा जिसके ऊपर वो पैरामीटर के ऊपर वो डिपेंड करता है वो टर्म, ठीक है। नाउ तो यहाँ क्या हो जाएगा, साई कॉन्जुगेट, फिर वापस साई, और जिसका एक्सपेक्टेशन निकालना है उसको बीच में, और इन पैरामीटर्स के ऊपर क्या कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए dr1 का क्यूब और dr2 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। नाउ अब ये हम देखते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये वाला टर्म से जो वैल्यू आई है वो कॉमन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब अंदर में जो चीज़ें आपकी वेरिएबल है सिर्फ वही टर्म बच जाएंगी, और हम थोड़ा सा इजी वे में इसको मैं बहुत जल्दी से बोलता हूँ क्योंकि बहुत टाइम ले सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2z a0 है इसको हम क्या मान लेंगे, रो 1 मान लेंगे, और वैसे ही ये अंदर जाएगा तो r1 के साथ था, ठीक है, और इसके साथ देखेंगे तो r2 के साथ इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रो 2 मान लेंगे। तो और हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपके पास 2z a0 की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, रो 1 2 मान लेते हैं, जो रो 1 2 यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, इसके लिए, ठीक है। तो इस पूरे इंटीग्रल को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको नजर आएगा। ये सारा टर्म तो आपके पास कांस्टेंट टर्म था, और यहाँ ये वाला जो टर्म नजर आ रहा है वो इस इंटीग्रेशन को सिमेट्री से आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिलता है, ठीक है। इतना इंटीग्रल का काम है, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ इसको। तो ये वैल्यू को जब आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये वाला इतना वैल्यू आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ट्रायल वेव फंक्शन से हमने ये देखा कि ये जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है इसको हमको कहाँ रखना है, हैमिल्टनियन में रखना है। ये हमारे सारे टर्म काइनेटिक एनर्जी वाले थे, और ये हमारा क्या है, हम इंटरेक्शन एनर्जी वाला टर्म है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टर्म सॉल्व होके हैमिल्टनियन बना लिया, ठीक है। नाउ अब हमारा की पॉइंट नंबर 3, हमको क्या करना पड़ता है, हैमिल्टनियन को मिनिमाइज करना है इस पैरामीटर की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पैरामीटर यहाँ z है, ठीक है, हमने z की तरह कंसिडर किया हुआ है। हमने अल्फ़ा भी कंसिडर कर सकते हैं, लैम्डा भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0 लेके, तो हमारे पास जो पैरामीटर की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, ये z इक्वल टू 27/16, ठीक है। तो अब जब इस वैल्यू को, इस z की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करेंगे हैमिल्टनियन में, तब आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से -2.85 ई स्क्वायर अपॉन में a0 आने वाला है, ठीक है। अब ये वैल्यू को आप समझिएगा, ये जो वैल्यू है हमारी पहले वाले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी, 2.90, उसकी क्या है, बहुत ही करीब वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो वेरिएशनल मेथड है वो आपको क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। वहाँ देखिएगा कितना कम था, 38% कम था ना जब हम श्रोडिंगर से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब हमने वेरिएशनल मेथड से सॉल्व किया तो इसमें सिर्फ 1.9% हायर देन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होता है, हमको बहुत हद तक अच्छी वैल्यू क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स वाई इसका जो यूज़ है वेरिएशनल मेथड का हीलियम एटम के लिए करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।